आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदी एवं संस्कृत शब्द रचना में जो बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग होता क्या है और भाषा में उपसर्ग का क्या महत्व है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ये सब बातें, और ये विद्यार्थियों के लिए होने वाली है महत्वपूर्ण। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि उपसर्ग का क्या महत्व है भाषा में या नवीन शब्द रचना में। आप देख सकते हैं कि रचना के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रूढ़ शब्द और एक होते हैं यौगिक। यौगिक मतलब दो शब्दों के मेल से जो बने हुए हैं, ठीक है। तो रूढ़ जो शब्द होते हैं वो पहले से ही शब्द होते हैं, उनमें कोई कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ होता है। जैसे किताब है तो किताब को तोड़ेंगे तो नहीं टूट सकता है, जैसे ताब नहीं हो सकता है, या करेला करेला अलग अलग तोड़ेंगे तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन यौगिक शब्द जो होते हैं वो दो शब्दों से मिलके बने हैं, या समास समधन हार और हार। तीसरा है उपसर्ग। ये है उपसर्ग जब शब्दों के यौगिक शब्दों के निर्माण में शब्दों के साथ जुड़ते हैं और फिर नए नए शब्दों का निर्माण होता है, इसलिए भाषा में उपसर्ग का बड़ा महत्व है। तो बढ़ते हैं इससे आगे। यहाँ पर हम उपसर्ग यानी प्रीफिक्स जिसकी पूरी परिभाषा यहाँ देखेंगे। उपसर्ग अगर हम देखें तो उपसर्ग अव्यय शब्द भी होते हैं जो बदलते नहीं हैं। अव्यय मतलब जो बदलते नहीं हैं, जैसे वहाँ यहाँ ये शब्द बदलते नहीं हैं, तो ये अव्यय शब्द भी होते हैं। और अब उपसर्ग जो है जिन शब्दों से आगे लगते हैं उन शब्दों को मूल शब्द कहते हैं, और वो जो मूल शब्द होते हैं वो सार्थक होते हैं, यानी कुछ अर्थ उनका होता है। इन सार्थक शब्दों से पहले लगते हैं उपसर्ग, और जो है एक नए अर्थ का कोई दूसरा अर्थ हमारे सामने आ जाता है। जैसे हार मतलब तो माला होता है, लेकिन सम उपसर्ग लग जाने पर समहार बन जाता है। समहार यानी अंत करना या समाप्त करना। तो ये जो है नया अर्थ वाला एक नया शब्द हमारे सामने उपसर्ग जुड़ने पर आ जाता है। तो ये है उपसर्ग। और ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि नए नए शब्दों के निर्माण में, भाषा को समृद्ध करने में, यानी भाषा को में नए नए शब्दों के निर्माण में उपसर्ग का बड़ा महत्व होता है, ठीक है। और दूसरी बात है ये शब्दों के अंश होते हैं, इसलिए इनको शब्दांश भी कहते हैं। जैसे हमने कहा अनुलेख, तो जब लेख शब्द के साथ में अनु लगा तभी ये पूरा अर्थ उस शब्द ने दिया। यानी कि अगर इनको लिखें प्रा परा अप, तो ये सामान्य ऐसे प्रयोग इनका नहीं होता। ये शब्दों के साथ ही जुड़कर, सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर ही इनका प्रयोग होता है, ये पूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है। कहने का आशय ये है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग भी होता है, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसे भी शब्द हैं। तो ये शब्द जैसे हम निर्बल देखेंगे, तो एक निर्बल एक उदाहरण ले लेते हैं, और एक उदाहरण हम ले लेते हैं अधिक, और एक उदाहरण हम ले लेते हैं अप्रत्याशित। इन तीन उदाहरणों पर अगर हम चर्चा करें तो पहला जो उदाहरण हमने लिया निर्बल, तो इसमें हम देखेंगे कि बाद में बल शब्द है, सार्थक शब्द है, और निर उपसर्ग लग जाने पर उसका अर्थ बन जाता, यानी निर्बल अर्थात बल रहित, जिसमें बल नहीं है। दूसरा शब्द था अधिक शब्द। अब अगर हम अधिक में देखें कि इसमें अधि जो दिखाई दे रहा है, क्या ये उपसर्ग है इसमें, तो अब हम इसकी पहचान के लिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो अधि के बाद सिर्फ का बचा है, का मतलब कुछ भी नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर अधिक शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके बाद है शब्द दिया है अप्रत्याशित। तो अप्रत्याशित में देखेंगे पहले आ उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग, यहाँ वैसे हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी का उपसर्ग है आ। फिर है प्रति उपसर्ग और मूल शब्द है आशा। तो
तो ये बन गया अप्रत्याशित। ऐसे उपन्यास को अलग करेंगे तो उपन्यास में उप उपसर्ग है और नी उपसर्ग भी है और आज शब्द है उपन्यास। ठीक, तो इस तरह से हम अन्य कुछ उदाहरण भी देखें उपसर्ग के, तो ये इसकी परिभाषा एवं उदाहरण हो गए हैं। आगे हम विस्तार से इसको समझते हैं, बढ़ते हैं आगे। उपसर्ग के बारे में और भी जाने तो इसमें दो शब्द हैं, उप और सर्ग। उप भी यहाँ पर जो है ये उप यहाँ पर उपसर्ग ही है। तो उप मतलब होता है समीप या नज़दीक। तो जो समीप या नज़दीक या निकट, सर्ग मतलब नया, सर्ग मतलब सृष्टि भी होती है, सृष्टि मतलब जैसे सृष्टि बनी हुई है। तो सर्ग मतलब नए अर्थ शब्द जो हैं इसमें जुड़ जाते हैं। तो जिस नज़दीक आकर पास में जिसमें नए शब्द जुड़ जाते हैं और नया अर्थ देते हैं। आइए एक उदाहरण से ही समझ लेते हैं। वी धन जय, वी उपसर्ग है और मूल शब्द है जय, तो यहाँ पर इसका अर्थ बना विजय यानी जीतना। परा उपसर्ग है और जय शब्द है, तो परा मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ कुछ विपरीत निकल जाएगा, तो पराजय मतलब हारना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम अब उपसर्ग की पहचान के लिए देख लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले नंबर पर देखते हैं कि नवीन शब्द का जो निर्माण है उसमें सहायक होते हैं, जो यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्दों के निर्माण में सहायक हमने पहले भी देख लिया है। और दूसरा है कि ये शब्दांश होते हैं तथा जो अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, सार्थक जिन शब्दों के साथ में ये जुड़ते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी के कुछ अलग उपसर्ग हैं, वो हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। और उपसर्ग जो है वो अव्यय भी होते हैं। ये कुछ मुख्य बातें थी जो हमने पहले भी परिभाषा में पढ़ ली हैं, देख ली हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। आइए उपसर्ग को और विस्तार से समझने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण भी देख लेते हैं। हार शब्द का, हार एक मूल शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है पराजय, जिसको हारना भी कहते हैं, और माला। तो अब हम क्या करते हैं कि हार जो शब्द है इसमें कुछ उपसर्ग जोड़कर देखते हैं कि क्या नया अर्थ जो आ रहा है या आ भी रहा है नया अर्थ, या कुछ बदल भी रहा है। तो देखा हमने पहले प्र शब्द जोड़ा तो बन गया हार, प्रहार। तो प्रहार का मतलब होता ही है चोट मारना किसी को, या जो है मारना। फिर है आ उपसर्ग लगा तो बन गया आहार मतलब भोजन। और इसी तरह से अगर हम सम उपसर्ग लगाएंगे तो सम धन हार बराबर संहार। संहार का मतलब विनाश या अंत जिसको हम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद लगा विधन हार विहार। विहार का मतलब भ्रमण, घूमना जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद है परि उपसर्ग लगा तो परिधन हार, तो बन गया परिहार। परिहार मतलब हम जिस चीज़, किसी चीज़ को वर्जित करते हैं, मतलब किसी चीज़ का मना करते हैं, जो उसके लिए कहते हैं। तो ये हम देखने में हम ये समझ सकते हैं कि उपसर्ग जो है एक ही शब्द के साथ, एक ही शब्द जो कि उसका अर्थ होना चाहिए, उसके साथ में कई तरह के उपसर्ग जोड़ करके नए नए शब्दों का निर्माण होता है, जिससे कि भाषा में सुंदरता आती है, नए नए शब्द भाषा में आते हैं। तो ये इसका बड़ा विशेष जो पॉइंट है उपसर्ग का, वो समझने वाला है। अब हम यहाँ पर संस्कृत के कुछ उपसर्ग देखने वाले हैं, जो 22 होते हैं। उन उपसर्ग को पढ़ेंगे, उनसे संबंधित जो शब्द हैं वो भी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हमारे मन में हमें याद भी हो जाएं। तो बढ़ते हैं आगे। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुष दुर वि आंग आ नि अधि अपि अति सु उत उद अभिप्रति परि उप। इस प्रकार से ये हो गए तुम्हारे 22 उपसर्ग, और ये हम अभ्यास भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। जैसे प्र पारा अप सम अनु अव निश निर दुस दुर वि आंग। यहाँ एक बार हम फिर से अभ्यास देख लेते हैं। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि परि उप। आइए अब हम उपसर्ग जो कि जिनका कि कुछ न कुछ अर्थ होता है,
शब्दों के साथ में भी ये जुड़ते हैं, एक नया शब्द बनता है। तो जैसे परा का मतलब अधिक या प्रकर्ष मतलब और अच्छा भी होता है। और जैसे कि प्रवेश शब्द एक हमारे सामने आता है, मूल शब्द वेश है और परा उपसर्ग लगने पर प्रवेश, दूसरा अर्थ निकल जाता है। प्रवेश मतलब कहीं पर प्रवेश लेना, एडमिशन लेना भी हो सकता है। तो इसी तरह से परा, परा मतलब उल्टा, जैसे जय का बन जाता है पराजय, पराजय लगाने हार। इसी तरह से अप का अर्थ होता है उल्टा या दूर, जैसे व्यय और अपव्यय। अपव्यय मतलब अधिक जो है या ज़्यादा खर्चा। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से या एक साथ, जैसे संगति तो अच्छी मित्रता, संगति का मतलब होता है अच्छी मित्रता। इसके बाद है अनु मतलब होता है बाद में या पीछे, तो अनुमान, ठीक, अनुमान हमने जो देख लिया और उसके बाद हम लगाते हैं अनुमान, ठीक है। इसके बाद है अव मतलब होता है नीचे या दूर, जैसे काश शब्द के साथ में लगा अवकाश मतलब छुट्टी। फिर है निस मतलब होता है बिना या बाहर। यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, निष्काम मतलब बिना किसी लालच के जब हम कोई काम करते हैं। इसके बाद आया निर उपसर्ग बाहर या उल्टा। तो एक होता है आदर शब्द है मूल, इसमें निर उपसर्ग लग गया तो बन गया निरादर मतलब किसी का सम्मान न करना। इसके बाद अगला उपसर्ग है दुस उपसर्ग। दुस का मतलब होता है कठिन या उल्टा। दुष्कर मतलब जो कठिन है। फिर है दुर मतलब बुरा, तो दुराशा आशा, और आशा का विपरीत हो गया, विलोम हो गया दुराशा। फिर है वी उपसर्ग बिना या अलग या विशेष रूप से। तो विचार, चार शब्द है, वी लगा तो विचार मतलब कोई जो सोचता है। फिर इसके आंग उपसर्ग, आंग का सिर्फ आ बचता है और इसका अर्थ होता है तक या इधर। तो हार शब्द है मूल, उसमें लगा आहार। फिर नी उपसर्ग है, नी मतलब नीचे, नियम शब्द है, यम मूल शब्द है और नियम। अधि उपसर्ग है, अधि मतलब ऊपर या सबसे ऊपर। तो गम शब्द है और अधि उपसर्ग लगा अधिगम का मतलब होता है लर्निंग या जिसको हम पढ़ना कहते हैं। फिर अपि उपसर्ग निकट या संसर्ग, निकट के लिए। तो अपिहित मतलब ये भी एक इसका उदाहरण है। इसके बाद है अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जैसे वृष्टि मतलब बारिश और अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश। इसके बाद हम देखते हैं सु उपसर्ग। सु का मतलब होता है सुंदर या आदर के लिए ये प्रयोग होता है। जैसे बोध शब्द है, सु उपसर्ग लगा तो सुबोध मतलब सरलता से जो समझ में आए, ठीक है। इसके बाद है उत उपसर्ग। तो उत का उद भी बचता है, उत और उद, तो उद्गम, उत धन गम उद्गम। अभी उपसर्ग, अभी मतलब सामने या ओर, जैसे हम करते हैं वादन शब्द है और अभी उपसर्ग लगा तो बना अभिवादन मतलब किसी को प्रणाम करना, नमस्कार करना। इसके बाद है प्रति उपसर्ग जो होता है इसका अर्थ होता है और या उल्टा। तो दिन शब्द है और प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन। इसके बाद है परि उपसर्ग, परि मतलब चारों ओर, तो जैसे परिहार या परिवार, ठीक है। इसके बाद है उपसर्ग। तो उपवास, वास शब्द है, उपसर्ग लगा तो उपवास मतलब होता है व्रत में रहना। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग एवं उनसे बनने वाले जो शब्द हैं। पहला उपसर्ग है प्रा से बनने वाला है प्रगति, प्रभाव, प्रवेश, प्रवाह और प्रणय। दूसरा उपसर्ग है परा से बनता है पराजय, पराभव, पराकाष्ठा। इसके बाद है तीसरा अप उपसर्ग, अप से बनता है अपयश, अपव्यय, अपकार, अपमान, अपवाद और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। सम उपसर्ग से बनता है संस्कार एवं संस्कृति बनता है सबसे पहले। इसके बाद है संहार, संसार,
संगति, संवेदना और संवाद। इसके बाद है अनुपसर्ग, अनुचर, अनुज, अनुभव, अनुमान, अनुनय और भी बहुत सारे शब्द हैं। इसके बाद उपसर्ग है अवसाद, अवमान, अवरोध, अवरोह, अवकाश। इसके बाद हैं निस उपसर्ग। निस उपसर्ग से बनने वाले हैं शब्द निष्काम, निस्तार, निश्चय, निस्सार। ये जो शब्द हैं निष्काम, इसमें दूसरी सा आ जाती है क्योंकि यहाँ पर संधि का एक नियम लागू होता है। इसके बाद है निरुपसर्ग, निर्धन आदर निरादर, निर्धन वेद निर्वेद, निर्णय निराकरण और निर्भय। इसके पश्चात है दुस उपसर्ग, दुष्कर, दुस्तर, दुष्प्राप्य, दुस्साध्य। ठीक है, दुस मतलब कठिन, दुस मतलब कठिन। इसके बाद है दुरुपसर्ग, दुर्बोध, दुर्योधन, दुराशा, दुराग्रह, दुर्गम। ये कुछ बहुत सारे शब्द इसमें मिलते रहते हैं। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। वि उपसर्ग, विनय, विरोध, विचार, विभाव, विहार। आंग उपसर्ग, आंग का सिर्फ आ बचता है। आगम, आहार, आचार, आदान और आकर्षण। नि उपसर्ग, निवेदन, नियम, निवास, निरोध, निषेध। अधि उपसर्ग, अधि से बनता है अधिकार, अधिगम, अधिमान, अधिभार। अपि उपसर्ग से अपिधान, अपिहित, अपिगीर्ण, अपिधि। और इसके बाद है अति उपसर्ग से अतिशय, अति मतलब बहुत अधिक, अतिचार, अतिवृष्टि, अतिक्रमण। और इसके बाद है सु उपसर्ग, सुबोध, सुलभ, सुप्रसिद्ध आदि। इसके पश्चात है उत उपसर्ग। उत का उद भी बनता है, जैसे उत धन बोध तो बन गया उद्बोध, उत धन भव तो बन गया उद्भव, उत धन पति उत्पत्ति, उत धन नति उन्नति, उद धन गम उद्गम। ठीक है, ये थोड़ा कठिन सा है। अभी सब उपसर्ग से अभिमान, अभिवादन, अभियोग, अभिलाभ। प्रति उपसर्ग से प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिपक्ष, प्रतिपद। फिर है परि उपसर्ग से परिहार, परिचय, परिभव, परिमाण, परिणय। इसके बाद है अंतिम उप उपसर्ग, उपहार, उपदेश, उपवास आदि। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि मूल शब्द की पहले पहचान होगी, उससे पहले वाला जो शब्द लगा है वही उपसर्ग है। ये हम पहचान में ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ शब्द देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उपसर्ग की पहचान की दृष्टि से। तो पहला शब्द है आजन्म। तो हम सबसे पहले देखेंगे मूल शब्द। तो देखेंगे मूल शब्द है जन्म, यानी जन्म एक सार्थक शब्द है। तो यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आ उपसर्ग लगा है। बाद में देखेंगे दूसरा शब्द आनन। बाद इसको अलग करेंगे तो आधन नन। नन का मतलब क्या हुआ? तो नन का मतलब कुछ भी नहीं है, अर्थात इस शब्द का कुछ अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। ये एक आनंद एक मूल शब्द है। इसके बाद है अगला शब्द अभ्युत्थान। अभ्युत्थान को अलग करेंगे तो यहाँ पर यण संधि का एक नियम होता है, जो या जो आया है अभ्यु तो हो नहीं सकता है, अब आदब उपसर्ग, तो यहाँ पर है अभि उपसर्ग। अभि में जो ई है, ई की जगह पर या हो जाता है। ठीक है, तो अभिधन उत्धन थान, तो अभि और उत उपसर्ग है। इसके बाद है पर्यावरण में परि उपसर्ग है, फिर आ उपसर्ग है। आवरण में आ उपसर्ग है, तो दो उपसर्ग हैं। उद्गम में उत्धन गम उद्गम, उत उपसर्ग है। दुर्गम में देखो दुर का जो रा होता है वो आधा रा होता है, और बाद में पूरा व्यंजन होने पर वह रा ऊपर चले जाता है, तो बन गया दुर्गम। इसके बाद है दुर्धन आग्रह दुराग्रह। देखेंगे बाद में स्वर है तो स्वर आधा रा के साथ मिल जाता है। इसके बाद आया प्रत्येक। प्रत्येक में भी वही अभ्युत्थान वाला नियम लगेगा, संधि का, यण संधि का, यानी कि जो आधा ता है, ता में ई की मात्रा हो जाएगी, और बाद में या में जो स्वर है, जैसे एक है
तो एक अलग हो जाता है, तो प्रतिधन एक। ऐसे अत्यधिक को अलग कर देंगे तो अतिधन अधिक। अन्वय को करेंगे तो अब यहाँ पर दूसरा नियम है, जो अन्न में ना है वो उसमें ऊ की मात्रा है और ऊ की जगह पे वाह हो जाता है जब संधि होती है। तो यानी अनुधन आय, अनुधन ईक्षण, अनुवीक्षण। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ऐसी जगह पे हम अक्सर सही उपसर्ग छाड़ने में गलती कर जाते हैं। इसके बाद है निश्छल, निष्काम। निश्छल में निस उपसर्ग है, निस उपसर्ग जो कि दंत्य सा वाला है, आधा हलंत वाला। इसके बाद है निष्काम में निस उपसर्ग है, निष्फल में निस उपसर्ग है, निस्संदेह में निस उपसर्ग है। इसके बाद है पर्याप्त में परि उपसर्ग है, आप्त शब्द है मूल। पर्यटन में परि उपसर्ग है और अटन शब्द है। प्रत्येक में हमने पढ़ लिया है। प्रतीक्षा में प्रति उपसर्ग है, प्रति में ती लघु है, छोटी है, और इच्छा। इसके बाद है प्रत्युत्तर में प्रति उपसर्ग है और बाद वाला शब्द है उत्तर। प्रतिधन आशा, प्रत्याशा। प्रतिधन इति, प्रतीति। इसके बाद है प्रयत्न में प्रा उपसर्ग है, प्रारंभ में भी प्रा उपसर्ग है, प्राचार्य में भी प्रा उपसर्ग है, आचार्य शब्द है, प्रार्थी में भी प्रा उपसर्ग है, अर्थी शब्द है। इस प्रकार से ऐसे जगह पर हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर यण संधि हो रही है। तो यण संधि वाले जो उदाहरण, जैसे प्रत्येक में या जो बीच में आ रहा है वो यण संधि से हो जाता है, प्रतिधन एक होना था। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नियम ध्यान में रखेंगे और सरलता से हम उपसर्ग की पहचान कर पाएंगे। यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ प्रश्न अभ्यास भी है जो कि पुराने प्रश्न पत्रों में से हैं, और हम थोड़ा से इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और इनके सामने जो उत्तर है वह टिक कर देंगे। यहाँ पर आप सही आंसर को चुन लेंगे और कुछ सेकंड बाद आपके सामने आंसर आ जाएगा। आप स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि आपने कितना अभ्यास किया है या आपकी समझ में कितना आया है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 1, स्वागत शब्द में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन है ए स्वा, बी सु, सी गत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर बताइए और नोट कर लीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है स्वागत में सु उपसर्ग है, बी आंसर सही है। प्रश्न 2, अनुभव शब्द में उपसर्ग बताइए। अ उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है या डी भव उपसर्ग है। तो आप ABCD में से बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर है सी अनु उपसर्ग। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में उपसर्ग कितने होते हैं, उनकी संख्या बताइए। ए 28, बी 36, सी 20 और डी है 22। आप इनमें से सही आंसर चुनिए। आपने आंसर चुन लिया होगा। इसका सही आंसर है डी 22 उपसर्ग। अगला उपसर्ग है दुर्गम। दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दु ए है दु उपसर्ग, बी दुर्ग उपसर्ग, सी दूर उपसर्ग और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है। इसका सही आंसर है सी दुर उपसर्ग। अगला प्रश्न है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आ है निपात, बी बा है निंदा, सा है निरोध और द है निर्भय। तो कौन सा शब्द है आप सोचकर बताइए। अब इसका सही आंसर है बा निंदा। निंदा जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है क्योंकि निंदा को अलग करके मूल शब्द हमारे पास नहीं आता है।
अब यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा उपसर्ग है अभ्यर्थी, अभियान और अभ्युदय में। तो प्रश्न आ मतलब अभी और बा मतलब अभी, सा मतलब आ और दा मतलब आ। तो आप आंसर बताइए। यहाँ पर सही आंसर है बा, अभी। अभी उपसर्ग है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है। तो पहला शब्द है आ यानी अनुगामी, बा अनूठा, सा अनुकरण और द अनुपात। तो इन चारों शब्दों में से कौन सा है आप सोचकर बताइए। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर अब हम बता रहे हैं। इसका सही आंसर है बा, अनूठा, क्योंकि यहाँ पर आ अनुधन अनु बड़ा होता ही नहीं है और यहाँ पर कोई भी मूल शब्द नहीं है, इसलिए। तो बढ़ते हैं आगे। इसके पश्चात बताइए कि उत्तम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आ का उ, बा उद, सा उन और दा उत। इन चारों में से कौन सा है आप सोचकर बताइए शीघ्र। इसका सही आंसर जो है उत्तम शब्द में उत उपसर्ग है, उत्तम। नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, जिस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आकर, आचरण, आराधना या आगमन। आप इसका सही आंसर चयन कर दीजिए और इसका सही आंसर है सा यानी आराधना। आ उपसर्ग को अलग कर देंगे तो राधना शब्द नहीं होता है। जैसे आगमन में गमन शब्द है, ठीक है, आचरण में चरण शब्द है और आकर में कर शब्द है, कर मतलब हाथ। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सही आंसर चुन लेना है। नीचे दिए गए कि शब्द में उपसर्ग नि उपसर्ग है तो निबंध, निराकार, निर्जन और निरभिमान। तो बताइए आप सोच करके। इसका सही आंसर है निबंध में, ठीक है, क्योंकि निधन बंध निबंध, ठीक है। सही आंसर है आ। यह है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। आप बताइए कि सम उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। समादर, संभाव, समाचार और समुचित। आ, बा, सा और दा। तो आप सोच करके बताइए। इसका सही आंसर है समभाव। यहाँ पर उपसर्ग नहीं है क्योंकि सम मा पूरा है जबकि सम आधा होता है माँ। जैसे समादर में सम धन आदर है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। ये था हमारा पूरा अभ्यास और ये वीडियो हम यहाँ पर करते हैं अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों को और लाइक भी करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो करें लाइक, साथ ही करें शेयर। देखते रहें राज हिंदी एजुकेशन चैनल को। अपने सुझाव एवं किसी क्वेश्चन के लिए करें कमेंट और साथ ही करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।